हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड के एक और टॉपिक के बारे में है, जो है होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन, यानी कि परपोषी और रोग कारक के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया। अब देखिए, होस्ट और पैरासाइट जो हैं, इनके बीच में बेसिकली टू टाइप की इंटरैक्शंस होती हैं। पहली जो इंटरैक्शन होती है वो होती है कि पैरासाइट या पैथोजन जो है वो होस्ट पर किस तरीके से अटैक करता है। और दूसरी जो इंटरैक्शन होती है वो ये होती है कि जब पैरासाइट ने या पैथोजन ने होस्ट को अटैक किया है, होस्ट के ऊपर अटैक किया है, तो उसके बदले में होस्ट जो है कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। तो इसे हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के पार्ट में हम इसे पढ़ने वाले हैं अटैक मैकेनिज्म को, कि किस तरीके से पैरासाइट जो है वो होस्ट को अटैक करता है या परपोषी पर किस तरीके से रोग कारक जो है वो अपना जो है आक्रमण करता है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं हेल्पफुल लग रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपके कोई काम आने वाले हैं या आपके किसी साथी के काम आने वाले हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेल बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन क्या होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्लांट जो है, यानी कि जो पादप हैं, वो इस वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ प्लांट्स के आसपास का जो एरिया होता है उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड और पैरासिटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो हैं आपस में एकदम साथ साथ रहते हैं, लेकिन साथ साथ रहते हुए इनके बीच में कुछ अन्योन्य क्रियाएं या इंटरैक्शंस होती हैं जो इनके लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देखिए, क्या होता है कि कई बार कुछ वेक्टर्स जो हैं उनके द्वारा प्लांट्स के अंदर पैथोजन जो है वो अटैक करता है या ट्रांसमिट होता है। प्लांट पैथोजन जो हैं उनमें बहुत सारे एडेप्टेशंस या अनुकूलन पाए जाते हैं, ताकि वो प्लांट को इन्वेड कर सके, यानी कि उसके ऊपर अटैक कर सके, प्लांट के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके। ठीक है, और उससे ओवरकम करने के लिए प्लांट जो हैं उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है, जो उनके प्लांट टिश्यूज के अंदर होता है और जो इनकी ग्रोथ, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, प्लांट पैथोजन इंटरैक्शंस जो हैं, इसमें जो पैथोजन हैं वो बहुत सारे केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, बहुत सारे रसायन का स्त्राव करते हैं, जो प्लांट्स की, यानी कि जो होस्ट है, उनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब वो क्या करते हैं, जो पैथोजन हैं वो पेनिट्रेट करते हैं, इन्वेजन करते हैं, उनके अंदर एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद जो है उनमें कुछ ऐसे चेंजेस लेके आते हैं जिससे जो प्लांट है उनके अंदर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो उत्पन्न होता है। देखिए, ये किस तरीके से अटैक करते हैं। जो पैथोजन हैं वो प्लांट्स को अटैक करते हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है वो है अडहेशन, हिंदी में कहते हैं अधिशोषण। दूसरा है पेनिट्रेशन, यानी कि भेदन। और तीसरा है कॉलोनाइजेशन, यानी कि कॉलोनी बनाना। यानी कि जो इन्फेक्शन की प्रोसेस है उसमें जो पैथोजन है वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है और होस्ट और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। तो सबसे पहले पैथोजन क्या करता है, सबसे पहले पैथोजन जाकर के प्लांट से अटैच होता है, जिसे एडहेशन कहते हैं। सेकंड जो है पेनिट्रेशन, इसमें पैथोजन जो है इसकी सेल्स को भेदता है, पेनिट्रेट करता है, और जब वो पेनिट्रेट करके एंटर हो जाता है तब वो क्या करता है, तब वो कॉलोनाइजेशन करता है, यानी कि अपनी कॉलोनी बनाता है, जिससे कि डिजीज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी स्टेज जो है इन्फेक्शन की वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होती है, जिससे कि पैथोजन जो हैं वो होस्ट में डिजीज कॉज नहीं कर पाते। कुछ पैरासाइट जो हैं वो कॉलोनाइज होते हैं प्लांट बॉडी के आउटसाइड, जिन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं या बाह्य परजीवी कहते हैं। कुछ पैथोजन्स ऐसे हैं जो पेनिट्रेट करके होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो नेचुरल ओपनिंग होती हैं, जैसे कि स्टोमेटा हो गए, पोर्स हो गए, या कोई घाव है वहाँ से एंटर करते हैं, उन्हें हम एंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है, जो सिम्टम्स हैं डिजीज़ के वो इन्हीं पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट्स की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, जैसे रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन,
फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण का संवहन, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन और ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वो प्रभावित होती हैं। पहली जो स्टेप है इन्फेक्शन का वो है एडहेशन यानी कि अधिशोषण। देखिए, जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो एंटर करने से पहले उसे होस्ट टिश्यू के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब पैथोजन पेनिट्रेट करता है तो उसके लिए उसका जो स्पोर है वो जर्मिनेट होता है, और उसको स्पोर को जर्मिनेट होने के लिए एक सरफेस चाहिए होती है, जो किसकी सरफेस होती है? प्लांट की सरफेस होती है। बहुत सारे फंजाई जो हैं वो अपने होस्ट को क्या करते हैं? एनकाउंटर करते हैं, और क्या करते हैं? कुछ और सॉलिड सबस्ट्रेट हैं उनका पेनिट्रेशन करते हैं, वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और इस जर्म ट्यूब के द्वारा प्लांट के अंदर एंटर करते हैं। एडहेशन जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, किसके लिए? पैथोजन के पैरासिटिज्म के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि रोग कारक जो होते हैं उनकी परजीवी बने रहने के लिए या उनकी भेदन के लिए या उन्हें प्लांट को अटैक करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो प्लांट की सरफेस के साथ एडहेर हो सके, चिपक सके। एडहेशन में क्या होता है? जैसे देखिए, फंगल सबस्ट्रेटम एडहेशन आपने सुना होगा, यानी कि जो कवक है वो सतह के साथ में चिपकते हैं, तो उससे क्या होता है? प्लांट जो है यानी कि जो होस्ट है उसकी सरफेस पर भेदन से पहले क्या होता है? अधिशोषण या एडहेशन होता है। और ये जो एडहेशन होता है यानी कि पादप और रोग कारक के बीच में जो क्रिया पाई जाती है एक दूसरे से जुड़ने की, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। वो कार्य क्या हैं? देखिए, एडहेशन जो है वो क्या करता है? पैथोजन की जो प्रोपग्यूल्स हैं यानी कि जो प्रवर्धन है उन्हें कहाँ पर इंसर्ट करता है? उन्हें सरफेस के ऊपर चिपकाने का काम करता है, ताकि एनवायरनमेंट यानी कि हवा द्वारा या जल के द्वारा वो वहाँ से हट ना सके। तो चिपक अगर जाते हैं, अगर कोई चीज़ चिपक जाती है तो इजीली हवा पानी से अलग नहीं होती। तो एडहेशन इसमें हेल्प करता है कि जो भी स्पोर्स हैं या जो भी प्रवर्धक हैं वो प्रवर्धक वहाँ पर जुड़े रहें। ठीक है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि अगर होस्ट में पेनिट्रेशन करना है तो उसके लिए एडहेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ कहीं से चिपकी होती है तो वो इजीली प्रेशराइज कर सकती है अंदर एंटर होने के लिए। तो सही यांत्रिक दबाव बनाने के लिए होस्ट के साथ में पैरासाइट का एडहेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये थिग्मो डिफ्रेंशिएशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, थिग्मोट्रोपिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये पैथोजन और होस्ट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही होती हैं उन्हें फैसिलिटेट करता है, उसके अंदर हेल्प करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ताकि होस्ट जो है पैथोजन जो है वो होस्ट के अंदर बहुत ही आसानी से प्रवेश कर सके। इसके अलावा ये क्या करता है? होस्ट टिश्यू पर जो है ये उसको जर्मिनेट होने में हेल्प करता है, अंकुरित होने में हेल्प करता है। जो इनिशियल कांटेक्ट होता है इन्फेक्टिव प्रोपग्यूल का और पैरासाइट का, वो क्या कहलाता है? इनोक्यूलेशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक पैरासाइट होस्ट के साथ जुड़ता है और वहाँ से प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनोक्यूलेशन कहते हैं। पैथोजन जो हैं बहुत सारे स्टिमुलाई का यूज़ करते हैं किसी सूटेबल एंट्री पॉइंट को पहचानने के लिए, क्योंकि उसे कहाँ से प्रवेश करना है। कोई खुली एक सीधी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर हमें किसी कमरे में घुसना है तो उसके लिए हमें दरवाज़ा खुला मिलना बहुत ही ज़रूरी है, दीवार तोड़ के तो हम घुसेंगे नहीं ना। ठीक उसी तरीके से पैथोजन जो हैं उनके पास ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से एंट्री पॉइंट है और कहाँ से हम यहाँ पर इजीली जो है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। बहुत सारे कवक जो हैं वो ट्रोपोग्राफिकल क्यूज़ का यूज़ करते हैं, ताकि जो प्लांट सरफेस है उसके ऊपर वो जो है इजीली स्टोमेटल साइट तक पहुंच सके। टोपोग्राफिकल क्यूज जो हैं वो पैथोजन को ये बताते हैं कि स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, रंध्र कहाँ पर उपस्थित है, ताकि वो खुली ओपनिंग तक पहुंचकर कवक जो है अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है। एक बार हाइफा यानी कि जो कवक सूत्र है जब रंध्र या स्टोमेटा तक पहुंच जाता है तो क्या होते हैं? वहां पर वोलेटाइल कंपाउंड जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है? पोर जो है वहां पर, पोर जहाँ पर है यानी कि जहाँ स्टोमेटा है वहाँ पर जो हाइफा या कवक सूत्र है वो एक विशेष या स्पेशलाइज्ड
पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर बनाता है, भेदन संरचना बनाता है जो अंदर एंटर करती है। और ये पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है? एप्रेसोरियम। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक हाइफा जब किसी प्लांट के अंदर एंटर करता है तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो होती है एप्रेसोरियम। ठीक है, सुगर्स, अमीनो एसिड, मिनरल्स, ये जो है ये प्लांट्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं और कहाँ पर रहते हैं? लीफ सरफेस के ऊपर रहते हैं, जो क्या करते हैं? जो ट्रिगर करते हैं स्पोर जर्मिनेशन को और पैथोजन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो सके और पैथोजन जो है अंदर भेदन कर सके। कुछ पैथोजेनिक स्पोर्स जो हैं वो इन सब्सटेंसेस की एब्सेंस में जर्मिनेट नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट खुद जो है ऐसी कंडीशंस जो है बनाता है ताकि पैथोजन जो है उसे अटैक कर सके, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि अगर वहाँ पर किसी का शुगर, अमीनो एसिड या मिनरल्स का सिक्रेशन ही नहीं होगा तो स्पोर का जर्मिनेशन नहीं होगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि प्लांट अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रोग कारक को इन्विटेशन देते हैं कि आओ और मुझे अटैक करो। ठीक है, पैथोजन जो है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, एरेशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, पीएच, ये सारी जो कंडीशंस हैं इसके आधार पर जो है ये डिपेंड करता है कि पैथोजन का डेवलपमेंट कैसा होगा। हिंदी में अगर बात करें तो ताप, नमी, प्रकाश, वातन, पोषण की उपलब्धता और पीएच, ये वो दशाएं हैं जो किसी पैथोजन या रोग कारक के विकास के लिए जरूरी होती है। ये कंडीशंस जो हैं पैथोजन की सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होती है या एक सक्सेसफुल इंटरेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। सेकेंड जो स्टेप है वो है पेनिट्रेशन। एक बार जब प्लांट पैथोजन जो है चिपक गया, स्टोमेटा या रंध्र तक पहुंच गया, तब वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन जो है होस्ट के अंदर एंटर करने के लिए हर पॉसिबल तरीका जो है वो अपनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? ये कुछ प्रिफर्ड मेथड का यूज़ करते हैं जो इनके बॉडी के अंदर होता है। होस्ट क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? पेनिट्रेशन प्रोसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलाई क्रिएट करता है जिस वजह से ही पैथोजन जो है वो अंदर प्रवेश कर पाता है। स्टिमुलाई जो हैं वो होस्ट द्वारा जब दिए जाते हैं तो जो पैथोजन है उसके स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, उसमें ग्रोथ होती है, उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, संक्रमण संरचनाएं बनती हैं और इसके बाद क्या होती है? हाइड्रोफोबिसिटी यानी कि जल विरोधिता, हार्डनेस यानी कि कठोरता, केमिकल कंपोनेंट्स यानी कि रासायनिक तत्व और टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी इन्फेक्शन स्ट्रक्चर को बनने में हेल्प करती हैं। अब क्या होता है? देखिए, प्लांट जो हैं हम सभी जानते हैं कि प्लांट के एरियल पार्ट पे एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल या वैक्सी लेयर जो है ये सिर्फ वैक्स की तो नहीं बनी होती, यहाँ पर बहुत सारे रिच सोर्स पाए जाते हैं कंपाउंड्स के जो उस पैथोजन के प्रोपग्यूल को जर्मिनेट होने में हेल्प करते हैं, अंकुरन करने में हेल्प करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो क्यूटिकल लेयर है वो पैथोजन को जर्मिनेट होने में हेल्प करती है ताकि वहाँ पर भेदन संरचनाएं या इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, जो प्लांट सरफेस की जो टोपोलॉजी है वो फंगल पैथोजन को सिग्नल्स प्रोवाइड कराती है ताकि पैथोजन को ये पता चल सके कि स्टोमेटा कहाँ है या पेनिट्रेशन कहाँ से करना है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई जो है हमेशा स्टोमेटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा जो होस्ट है उसके अंदर एंटर करती है। तो ये जो होस्ट हैं इनकी जो टोपोलॉजी है वो ट्रिगर करती है और इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दूसरा एग्जांपल है पक्सीनिया ग्रेमिनिस स्पीसीज जो है ट्रिटिकाई की, इसमें जो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? लीफ की जो वेन्स होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो जर्म ट्यूब है वो आसानी से रंध्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जो जर्म ट्यूब है पक्सीनिया ग्रेमिनिस की, इसके प्रवेश को दिखा रहा है। यहाँ से ये देखिए, ये इस तरीके से प्रवेश कर रहा है यहाँ पर, और जहाँ जहाँ पर स्टोमेटा है वहाँ से ये इजीली जो है पेनिट्रेट कर पा रहा है। इसके बाद है मोड ऑफ इन्फेक्शन।
अलग अलग होता है। अगर पैथोजन जो है वो वायरस है तो इन्फेक्शन अलग तरीके से करेगा, बैक्टीरिया है तो इन्फेक्शन अलग तरीके से होगा, और अगर कवक है तो भी इन्फेक्शन अलग तरीके से होगा। अब देखिए क्या होता है, एक मैकेनिकल फोर्स जो है वो होस्ट टिश्यू और पैथोजन के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करती है। वायरस जो है वो सीधे ही होस्ट प्लांट के ऊपर कैसे आते हैं, किसी इंसेक्ट के द्वारा आते हैं। ये इंसेक्ट BPH, WF या एफिड्स हो सकते हैं, और किसी भी नेचुरल ओपनिंग यानी कि स्टोमेटा, वाउंडिंग साइट यानी कि कहीं पे अगर होस्ट के सरफेस के ऊपर कहीं पे घाव है, वहाँ से ये जो है सीधे ही मैकेनिकल फोर्स द्वारा अंदर एंटर कर जाते हैं। बहुत सारी फंजाई जो हैं वो भी मैकेनिकल फोर्स लगाती है और प्लांट के ऊपर अटैक करती है। जब फंगल स्पोर्स प्लांट की सरफेस के ऊपर लैंड करते हैं, तो लैंड करते ही सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी सरफेस के साथ एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो टिप जो होती है, हाइफा की जो टिप होती है, वो किसके कांटेक्ट में आती है, होस्ट के कांटेक्ट में आती है, और वहाँ पर वो फ्लैट होकर के एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि भेदन संरचना या पेनिट्रेशन स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एप्रेसोरियम कहते हैं। ये जो है ये क्या करती है, ये एक इंक्रीज्ड एरिया देती है ताकि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं आपस में इजीली अटैच हो सके, और ये क्या करते हैं, पैथोजन और प्लांट के बीच में एडहेशन को भी बढ़ाता है। अब जो एप्रेसोरियम है, इसके अंदर एक फाइन ग्रोइंग पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन पैग, ये डेवलप होता है और ये प्लांट की क्यूटिकल और सेल वॉल से होता हुआ अंदर प्रवेश कर जाता है। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से होता है। ये फंगल स्पोर जो है यहाँ पर, ये देखिए ये फंगल स्पोर है, ये फंगल स्पोर जर्मिनेट हो रहा है। जर्मिनेट होकर के यहाँ पर जो है ये देखिए जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन जो है शुरू हो गया। ये जर्म ट्यूब यहाँ से धीरे धीरे अंदर एंटर कर रही है, और अंदर एंटर करके इस तरीके से ये फैल जाती है। ठीक है, तो इसे हम मैकेनिकल फोर्स द्वारा होस्ट टिश्यू का इंटरेक्शन कह सकते हैं, या पैथोजन का पेनिट्रेशन जो है वो मैकेनिकल फोर्स द्वारा होना कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल वेपन्स होते हैं पैथोजन्स के पास में। वेपन्स को हिंदी में हथियार कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पैथोजन जब मैकेनिकल फोर्स के द्वारा एंटर नहीं कर पाता तो वो दूसरा तरीका अपनाता है। वो दूसरा तरीका जो है वो होता है रसायन या केमिकल से रिलेटेड। देखिए पैथोजन जो हैं, जो भी इफेक्ट किसी होस्ट के ऊपर करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो टोटली डिपेंड करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस पर। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होस्ट और पैथोजन के बीच में होती हैं, और डेवलप किसके द्वारा होती है, उत्पन्न तो ये होती है पैथोजन के द्वारा, और इसका अफेक्ट जो है वो होस्ट के ऊपर होता है। अब ये सब्सटेंसेस जो हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो सकते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनी जो एंजाइम हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल को गलाते हैं, जिससे कि जो पैथोजन है वो अंदर इजीली एंटर कर पाता है। देखिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो पैथोजन के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, और जिससे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डिजीज कॉज होती है, या फिर वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर, पॉलीसेकेराइड्स, प्लगिंग सब्सटेंसेस, ये सब जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज़ को शुरू होने के लिए, डेवलप होने के लिए, या पैथोजन के प्रवेश के लिए। टॉक्सिन जो हैं वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं किसके ऊपर, होस्ट के प्रोटोप्लास्ट पर, और वहाँ पर क्या करते हैं, उसकी परमेबिलिटी को इंटरफेयर करते हैं। तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी या पारगम्यता जब इंटरफेयर होती है तो कई बार क्या होता है, पैथोजन को एंट्री करने में बहुत ही आसानी मिलती है। ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो सेल के ऊपर हार्मोनल इफेक्ट डालते हैं, या तो सेल की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, या तो उसको जो है सेल को डिवाइड या एनलार्ज करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो अंदर एंटर कर सके। पॉलीसेकेराइड जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैस्कुलर डिजीज़ के अंदर। जितनी भी संवहनी रोग होते हैं उनमें पॉलीसेकेराइड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स में जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, वाटर का जो जल का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उसको पैसिवली इंटरफेयर करते हैं।
अब कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर काम आते हैं? पहला है क्यूटिनेज। नाम से पता चल रहा है कि क्यूटीन से रिलेटेड एंजाइम है। क्यूटिनेज एंजाइम जो है वो क्यूटिकल का मेन कंपोनेंट होते हैं। क्यूटीन जो है वो इसका क्यूटिकल का मेन कंपोनेंट होती है। और क्यूटिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल जो है अपर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि वैक्स की बनी हुई एक लेयर होती है, जबकि जो लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर आउटर वॉल क्या होती है? एपिडर्मल सेल होती है, जो किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। क्यूटिनेजेस जो हैं वो क्यूटीन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, जब एजेस लग जाता है किसी नाम के आगे, पैक्टिनेजेस मतलब पैक्टिन को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम, क्यूटिनेजेस मतलब क्यूटीन का ब्रेक डाउन करने वाले और क्यूटीन को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम। तो क्यूटिनेज का क्या काम हो गया? क्यूटिनेज जो हैं वो क्यूटीन मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, वहाँ से मोनोमर को रिलीज करते हैं। साथ ही साथ जो ऑलिगोमर हैं या फैटी एसिड कंपोनेंट हैं उन्हें क्यूटीन पॉलीमर के द्वारा सॉल्युबल करते हैं। और ये किस किस फंगस के अंदर पाया जाता है? फ्यूजेरियम स्पीसीज और बोट्राइटिस सिनेरेरिया। दूसरे हैं पैक्टिनेज एंजाइम। ये पैक्टिन जो सब्सटेंस होते हैं उनको घोलने का काम करते हैं। पैक्टिन सब्सटेंस जो हैं वो सेल वॉल की मिडिल जो लेमिला होती है उसका मेन कंपोनेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? एक तरीके से इंट्रासेल्युलर सीमेंट की तरह काम करते हैं, दो आपस के सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो पैक्टिक सब्सटेंसेस द्वारा, पैक्टिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड जो एंजाइम हैं उन्हें जब कोई एंजाइम तोड़ता है तो उसे हम पैक्टिनेजेस या पैक्टोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। पैक्टिक एंजाइम जो है वो एक पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज है, जो क्या करता है? पैक्टिन की छोटी जो चेन्स होती हैं उनको तोड़ने का काम करता है। पैक्टिक एंजाइम जो है वो एक चेन है जो पैक्टिनेज द्वारा टूटती है। जो किसकी चेन होती है? पॉलीगैलेक्टोरिनोइस की चेन होती है। ये पैक्टिक चेन जो है वो बहुत ही इजीली पैक्टिनेज के द्वारा टूट जाती है। यहाँ का जो वाटर है वो ब्रेक होता है। दो गैलेक्ट्यूरोन मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच का लिंकेज जो है वो पैक्टिनेज एंजाइम तोड़ देते हैं, जिससे पैक्टिन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है और वॉल जो है वहाँ से कमज़ोर हो जाती है। और तीसरे हैं पैक्टिन लाइज। ये पैक्टिन लाइज क्या करते हैं? ये किसी भी पैक्टिन जो चेन है या उसके बीच से वाटर को हटाते हैं, लिंकेज को ब्रेक करते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं जो अनसैचुरेटेड यानी कि अस्थायी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है पैथोजन इंक्लूड रेल्स्टोनिया सोलेनेसियम, डिडमाइला ब्रायोनी। दूसरा एंजाइम है, एक और एंजाइम है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज किसको इफेक्ट करेगा? सेल्यूलोज को इफेक्ट करेगा। सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर क्या पाई जाती है? ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकेन मॉलिक्यूल की चेन पाई जाती है। जितने भी मृतोपजीवी फंगस होते हैं, सेप्रोफाइट फंजाई होती हैं, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज, और इनमें क्या है? इनमें और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें कम मात्रा में जो है मृतोपजीवन पाया जाता है। वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज को तोड़ने का उनके अंदर नेचर पाया जाता है, डिकम्पोज कर सकते हैं, सेल्यूलोज का अपघटन कर सकते हैं। लिविंग प्लांट टिश्यूज जो हैं वहाँ पर सेल्यूलाइटिक एंजाइम जो हैं वो पैथोजन द्वारा सिक्रेट होते हैं और क्या करते हैं? सेल वॉल का अपघटन करते हैं और सेल वॉल को नरम कर देते हैं ताकि वो सेल वॉल जो है वहाँ से कमज़ोर हो जाए। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स हैं वो भी पैथोजन द्वारा रिलीज होते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स जो हैं उपापचयक या मेटाबोलाइट्स होते हैं जो संक्रमणकारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सीधे सीधे होस्ट के प्रोटोप्लास्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं और प्लांट को डैमेज और किल करने में हेल्प करते हैं। कुछ टॉक्सिन जो हैं वो जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन के रूप में काम करते हैं और प्लांट की बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज़ को अफेक्ट करते हैं। कुछ टॉक्सिन जो हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ स्पीसीज़ या कुछ वेराइटीज़ को ही नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी के लिए हार्मलेस होते हैं, मतलब बाकी को ये नुकसान नहीं पहुंचाते। कई सारे टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल फॉर्म में पाए जाते हैं जिनकी
डिफरेंट पोटेंसी होती है। टॉक्सिन जो हैं या तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं यानी किसी पर्टिकुलर होस्ट को प्रभावित करते हैं, या फिर होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते यानी किसी विशेष होस्ट को प्रभावित करने वाले नहीं होते। नेक्स्ट टॉक्सिन है टेबाटॉक्सिन। टेबटॉक्सिन जो हैं ये स्यूडोमोनास सिरिंजी पीवी टेबेकाई जीवाणु के द्वारा निर्माण इसका होता है, प्रोडक्शन होता है। ये क्या करता है, ये वाइल्ड फायर डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करता है। टोबैको की जो वाइल्ड फायर डिजीज है ये स्यूडोमोनास सिरिंजाई पीवी टेबेकाई कॉज करता है, जो टेबटैक्सिन नाम का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कुछ और होस्ट हैं जैसे सोयाबीन, इनके अंदर भी ये जो है कोज करता है। ओट्स, मेज, कॉफ़ी, सोयाबीन और तंबाकू, इनमें ये टेबटॉक्सिन नाम का क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ताकि जो है रोगकारी जो रोग वहाँ पर है वो उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है फेसिलियोटॉक्सिन। फेसिलियोटॉक्सिन जो है ये स्यूडोमोनास सिरिंजी पीवी फेसिलिडिकोला के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये जो है कुछ लेग्यूम्स के अंदर हेलो ब्लाइट ऑफ बीन नाम का रोग जो है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है टेंटॉक्सिन। टेंटॉक्सिन जो है ये अल्टरनेरिया अल्टरनेटा फंगस जो है इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये प्लांट्स की कई सारी स्पीसीज में क्लोरोसिस यानी कि हरिमहीनता कॉज करता है, जिससे प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके बाद है सर्कोस्पोरिन। सर्कोस्पोरिन जो है वो फंगस सर्कोस्पोरा और कई अन्य कवकों के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या है, ये लीफ को डैमेज करता है, वहाँ पर स्पॉट बनाता है, ब्लाइट डिजीज को उत्पन्न करता है, और बहुत सारे प्लांट में ये डिजीज को कॉज करता है। देखिए, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ जीनिया और ग्रे लीफ स्पॉट ऑफ कॉर्न, ये इस सर्कोस्पोरिन टॉक्सिन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है विक्टोरिन या HV टॉक्सिन। ये कॉचिलोबोलस विक्टोरियाई फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये फंगस जो है वो किसी भी ससेप्टिबल ओट जो होती है, जई जो है, उसके बेसल पोर्शन को इन्फेक्ट करती है और एक टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये टॉक्सिन जो है वो कहाँ जाता है, बेसल पार्ट को इसने इन्फेक्ट किया है तो वहाँ पर जल और पोषक तत्वों के संवहन के साथ साथ ये लीव्स में चला जाता है, पर्ण में चला जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, लीफ ब्लाइट उत्पन्न होता है और धीरे धीरे जो पूरा प्लांट है वही नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है टी टॉक्सिन। ये कॉचिलोबोलस हेटेरोस्ट्रोफस के टी स्ट्रेन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, साउदर्न कॉर्न ऑफ लीफ ब्लाइट कॉज करता है। रेस टी जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, यानी कि जो कोचिलोबोलस हेटेरोस्ट्रोफस है इसके दूसरे रेस से हम इसको नहीं पहचान सकते, और इसके अंदर टी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है HC टॉक्सिन, जो कि होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। एक सेकेंड, अभी जो हमने पढ़े थे माइक्रोबियल टॉक्सिन, इसके अंदर टैबटॉक्सिन, फेसिलियोटॉक्सिन, टेंटोटॉक्सिन, सर्कोस्पोरिन, ये सारे के सारे नॉन होस्ट स्पेसिफिक थे। अब हम पढ़ रहे हैं होस्ट स्पेसिफिक, जिसमें हम विक्टोरिन और टी टॉक्सिन देख चुके हैं, और तीसरा होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है HC टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जो है रेस 1 ऑफ कॉचिलोबोलस कार्बोनम के द्वारा प्रोड्यूस होती है, और मेज के अंदर लीफ स्पॉट और ईयर रॉट डिजीज को कॉज करती है। इसके बाद है थर्ड जो है, जो केमिकल्स जो हैं सिक्रेट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो हैं ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है प्लांट के अंदर नेचुरली तो पाया जाता है IAA के रूप में, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड के रूप में ऑक्सीन जो है नेचुरली प्लांट में पाया जाता है। जब फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस, निमेटोड, मॉलिक्यूल्स या कोई और पैथोजन जो हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो उससे IA लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कुछ रोग कारक या कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो इस ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है एक्सोबेसिडियम, एजेला। ये एजेलिया जो है इसके अंदर फ्लावर गोल को कॉज करता है। अस्टिलगोमेडिस ये कॉर्न स्मट को कॉज करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये
क्लब रूट गॉल्स यानी कि मुग्धराकार की मूल हो जाती है। ऐसे गॉल को साथ ही साथ स्मट और रस्ट को बीन की इन्फेक्टेड लीव्स के अंदर कॉज करते हैं। ये जो है बैक्टीरियल गॉल और लीफी गॉल डिजीज ऑफ स्वीट पोटैटो के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। और ये किसके द्वारा होती है? ये होती है बैक्टीरियम रोडोकोकस फैसिकेंस के द्वारा। नेक्स्ट है जिब्रेलिन ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो है जब हाई लेवल होता है जिब्रेलिन का तो क्या होता है, राइस के अंदर फुलिस सीडलिंग डिजीज जो है वो कोज होती है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग है वो फंगस जिब्रेला फ्यूजी कोराई के द्वारा जब इन्फेक्ट होती है तो बहुत ही तेजी से ग्रो करती है और बहुत ही ज़्यादा लंबे प्लांट होते हैं। जो हेल्दी प्लांट हैं उनसे ज़्यादा लंबे प्लांट जो हैं इस फंगस के द्वारा इन्फेक्टेड प्लांट जो हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो नोड और इंटरनेट नोड को लंबा करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन जो है देखिए फ्रूट ऑफ बनाना यानी कि केले का जो फल होता है वो जब राल्स्टोनिया सोलेनेसियम के द्वारा इन्फेक्ट होता है तो वहाँ पर इथाइलिन कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है केला जो है वो प्रीमेच्योर हो जाता है, जल्दी पक जाता है, फल जो हैं बहुत जल्दी पीले पड़ने पर लग जाते हैं। इसी तरीके से जो हेल्दी फ्रूट है उनके अंदर इथाइलिन नहीं पाया जाता, बाहर से इथाइलिन को अप्लाई करना पड़ता है फलों को पकाने के लिए। इसके बाद हैं पॉलीसेकेराइड्स। फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड जो हैं, ऐसे बहुत सारे पैथोजन जो हैं वो कहाँ पर रिलीज होते हैं, वो होस्ट के अंदर रिलीज होते हैं। और होस्ट के अंदर रिलीज करके क्या करते हैं, एक म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस जो है निकालते हैं, जो कि जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट से उस पैथोजन की सुरक्षा करते हैं। जो स्लाइमी पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि प्लांट डिजीज को कॉज करते हैं, ये स्पेशली विल्ट डिजीज जो होती हैं, म्लानी जो रोग होता है जिसमें पौधा मुरझा जाता है, उसमें पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो प्लांट है, जो होस्ट है, उसके वेस्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। जब वेस्कुलर सिस्टम इन्फेक्ट होता है तो वेस्कुलर सप्लाई जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। किस वजह से ब्लॉक होती है? क्योंकि जो ये म्यूसिलेज इन्होंने सिक्रेट किया है वो उसको ब्लॉक कर देता है, फ्लोएम और जाइलम को। तो जल और जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, और जब नहीं पहुंच पाते तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण, वाटर की डेफिशिएंसी के कारण प्लांट जो है वो मुरझा जाता है, जिसे विल्ट या म्लानी कहते हैं। लार्ज पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि पैथोजन के द्वारा जो है निकलते हैं, रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जाइलम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जाइलम जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। और जब ब्लॉक हो जाता है तो पानी बिल्कुल भी ऊपर नहीं पहुंच पाता, जिससे कि विल्टिंग होती है। नेक्स्ट है कॉलोनाइजेशन, यानी कि पेनिट्रेट कर लिया, चिपक गया, पेनिट्रेट कर लिया, अब वो अपनी कॉलोनीज बनाएगा। पैथोजन जो हैं, कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो सरफेस ऑफ प्लांट की सरफेस के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और चूषक जो हैं, जो हॉस्टोरिया होते हैं, उसके द्वारा प्लांट से पोषण को प्राप्त करते हैं। जो बाहर ही अपनी कॉलोनीज बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ हॉस्टेरिया जो है, यानी कि जो चूषक यंत्र होता है इनका, सिर्फ वही होस्ट सेल के अंदर जो है पेनिट्रेट करता है। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो क्यूटिकल और आउटर वॉल के बीच का जो एरिया होता है वहां तक भेदन कर लेते हैं और वहां पर अपनी कॉलोनी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, होस्ट की एपिडर्मिस और मेसोफिल सेल को ही जो है हॉस्टोरिया जो है पेनिट्रेट करता है, यानी कि जो बाह्य त्वचा और मध्योतक कोशिका है उसी को जो हॉस्टोरिया है वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, पेनिट्रेट करता है। तो ऐसे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सब क्यूटिक्यूलर इन्फेक्शंस, यानी कि उपक्यूटिक्यूली संक्रमण। पैथोजन जो हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट के बहुत ही अंदर एंटर करके वहाँ पे अपनी कॉलोनीज को बनाते हैं। जो कहाँ बनाते हैं, मेसोफिल, पैरेन्काइमा में इन्फेक्शन करते हैं, नेक्रोट्रॉफिक होते हैं, हेमीबायोट्रॉफिक होते हैं या बायोट्रॉफिक होते हैं। कॉलोनाइजेशन जो होता है होस्ट में वायरस का, वो बहुत ही स्पेशल केस में होता है। वायरस जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या करते हैं,
ट्रांसमिट होते हैं और एक साइड से दूसरी साइड पर क्या होते जाते हैं, रेप्लिकेट होते जाते हैं। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक इन्फेक्शन की, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है वायरस का, वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम और जाइलम के द्वारा होता है और ये एक कैप्सिड प्रोटीन के द्वारा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस के जो कैप्सिड प्रोटीन हैं वो जाइलम फ्लोएम के द्वारा जल और फूड के साथ साथ ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंच जाते हैं। एक बार प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर वायरस अगर पहुंच गया तो जितनी भी फ्लोएम की लोडिंग अनलोडिंग टेक्निक हो रही है, जितने भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, उसके द्वारा वो दूसरे पार्ट में पहुंच जाएगा। वायरसेस, मिल्ड्यूज और रस्ट जो हैं ये क्या करते हैं, होस्ट के साथ बायोट्रॉफिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं। इंटरसेल्यूलर हाइफी जो है, जो कि डाउनी मिल्डो में पाई जाती है, ये जो है इनकी जो होस्टेरिया हैं वो मेसोफिल सेल यानी कि जो मध्यतक कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर कोलोनाइज होते हैं। मिल्ड्यू स्पॉर्चुलेट की बात करें यानी कि जो फफूंद या आसिता होती है, उनमें जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस से क्या होता है, नेक्रोसिस से प्लांट पार्ट जो है वो मरने लग जाता है। जो ऐसे पैथोजेंस जो हैं जो नेक्रोसिस या पादप कोशिकाओं की मृत्यु को शुरू करते हैं, उन्हें हम नेक्रोट्रॉफिक पैथोजेंस कहते हैं। रस्ट फंजाई जो हैं वो भी कुछ इन्फेक्टेड सेल्स की सेनेसेंस को डिले करती है, एजिंग को डिले करती है जब वो स्पोरुलेट हो रही होती है। वेस्कुलर इन्फेक्शन जो हैं वो विल्टिंग कॉज करते हैं। जितने भी वेस्कुलर इन्फेक्शंस होते हैं उससे पौधे मुरझाते हैं जिससे कि म्लानी होती है, साथ ही डिसकलरेशन होता है और जाइलम वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जो प्लांट्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कई वायरस जो हैं वो प्लांट के अलग अलग भाग को इन्फेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को इन्फेक्ट नहीं करते, कहीं पर भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं। कुछ डाउनी मिल्डो जो हैं वो होस्ट के वेस्कुलर टिश्यूज़ को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, होस्ट के अंदर ग्रो होते हैं, होस्ट में डिफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, नेक्रोसिस नहीं करते, डिफॉर्मेशन करते हैं। मतलब उसकी जो शेप है उसको चेंज कर देते हैं, प्लांट की सेल्स में डेथ कॉज नहीं करते। जब ये सारी क्रिया होती हैं तो कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं वो अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल्स ही होस्ट की सेल के अंदर गुजार देते हैं और एक सेल से दूसरी सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस के द्वारा जो है ट्रांसफर करते रहते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन जब होता है तो वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं और ऐसे संक्रमण को हम एंडोबायोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। ये संक्रमण कभी भी खत्म नहीं होता। इस संक्रमण को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है या जो रोगी पादप है उसे जड़ से उखाड़ करके उसको जला दिया जाए। तो आज हमने जो है वो पढ़ा कि किस तरीके से एक पैरासाइट जो है वो होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब होस्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है एक पैरासाइट के द्वारा तो किस तरीके से वो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है और उस बीमारी से निजात पाता है, छुटकारा पाता है। आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो लाइक के साथ साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा यहाँ पर हूँ। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूँ। मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट कर सकूँ। अगर आपका साथ बना रहा और आपका मोटिवेशन मेरे साथ रहा तो जल्द ही हम इस सिलेबस को साथ साथ कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगी फिर से हम इस यूनिट के पॉसिबल MCQs को देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।